नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, सबसे पहले वो आपको बता देते हैं। सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सुबह करीब 9:30 बजे जीपीयू स्थित पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन है। आज कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि मंडल से मिलेंगे सीएम। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो सरदार पटेल की पुण्यतिथि पर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। और अधिक जानकारी के साथ अश्विनी द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, क्या जानकारी आज सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रमों को लेकर? को बता दूं, आज सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जिनकी आज पुण्यतिथि है। उस मौके पर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हजरतगंज स्थित उनकी प्रतिमा है वहां पहुंचेंगे। वहां पर उनको पुष्पांजलि अर्चित करेंगे। साथ ही साथ वहां पर तमाम जो लोग इकट्ठे होते हैं, जो जनता इकट्ठी होती है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है पुष्पांजलि अर्पित करने उनको संबोधित भी करते हैं मुख्यमंत्री। निश्चित तौर पर उस दौरान किस तरीके से सरदार पटेल ने देश को एक सूत्र में बांधा, किस तरीके से उन्होंने तमाम कठिनाइयों के बाद भी जो हमारी विरासत इन तमाम चीजों का बखान मुख्यमंत्री के द्वारा किया था। निश्चित तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल का देश के लिए एक बहुत अहम योगदान रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसे मौके पर प्रदेश के जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो उनके द्वारा किए गए देश के लिए कामों को जनता को लोग गिनाते हैं कि उन्होंने किस तरीके से संघर्ष किया, किस तरीके से देश को एक साथ खड़ा करने के लिए प्रयास किया। निश्चित तौर पर उसके बाद मुख्यमंत्री का 5:30 बजे का कार्यक्रम है, जिसमें कर्नाटक का एक प्रतिनिधिमंडल है जिससे मुलाकात करेंगे। निश्चित तौर पर इस समय देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लगातार जो चाहे वो दूसरे राज्य हों या फिर दूसरे देश हों, हर जगह से उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने को लेकर के लगातार कोशिशें कर रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है लगातार उसमें जो बाहरी लोग हैं वो इन्वेस्ट करें, जिससे उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है, जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा गया था, वो पूरा हो। साथ ही साथ कर्नाटक का जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचेगा उससे कहीं ना कहीं तमाम ऐसे विषयों पर चर्चा होगी जो उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के लिए बेहतर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है छोटी छोटी चीजें हैं जो सीधे तौर पर आम जनता को फायदा करती हैं। निश्चित तौर पर उन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और अगर दूसरे राज्य से कुछ सीखा जा सकता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सीख भी रहा है और साथ ही साथ तमाम प्रदेशों को उत्तर प्रदेश आज नई शिक्षा दे रहा है। निश्चित तौर पर ये जो बैठक होनी है ये काफी महत्वपूर्ण बैठक होनी है। लगभग 5:30 बजे के आसपास 5KD जो मुख्यमंत्री आवास हुआ वहां पर बैठक संपन्न होगी। जी ठीक है अश्विनी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं डिप्टी सीएम ने जन प्रतिनिधियों से मुलाकात की है। एशिया पैसिफिक के प्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की। अर्जेंटीना से खाद्य उत्पादों, कृषि, आईटी इंडस्ट्री का मिलेगा साथ। तो अर्जेंटीना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर एशिया पैसिफिक के प्रतिनिधियों से ये मुलाकात हुई है। तो डिप्टी सीएम इस वक्त एशिया पैसिफिक का प्रतिनिधियों से मुलाकात ये देखने को मिली है। तो अर्जेंटीना से खाद्य उत्पादों, कृषि, आईटी इंडस्ट्री का साथ मिलेगा। तो अर्जेंटीना से खाद्य उत्पादों और लगातार अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विनी, डिप्टी सीएम की अर्जेंटीना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर एशिया पैसिफिक प्रतिनिधियों से मुलाकात थी, क्या कुछ ये मुलाकात के दौरान क्या खास बातें रही? निश्चित तौर पर एशिया पैसिफिक के प्रतिनिधियों के साथ में कल डिप्टी सीएम मुलाकात की थी। अगर बात करें तो अर्जेंटीना भी भारत की तरीके से कृषि प्रधान देश है और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी देश है। निश्चित तौर पर इन्हीं चीजों को लेकर के चर्चा हुई दोनों के बीच कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जो है कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि वैकल्पिक खेती को लेकर के अर्जेंटीना लगातार नए काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वैकल्पिक खेती अगर उत्तर प्रदेश में बढ़ावा उसको मिलेगा तो निश्चित तौर पर किसानों की आय बढ़ेगी। साथ ही साथ जो कृषि है उसको नए तरीके से कैसे किया जाए, क्योंकि जो पुरानी तरीके से अभी भी खेती होती है प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर उससे जो किसान होते हैं उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता। निश्चित तौर पर साथ ही साथ जो तमाम उत्पाद हैं, खाद्य उत्पाद हैं, उनको लेकर के भी चर्चा हुई कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर इंडस्ट्री लगाया अर्जेंटीना तो निश्चित तौर पर उसका फायदा उत्तर प्रदेश को भी होगा। साथ ही साथ इकोनॉमी जो अर्जेंटीना है उसकी इकोनॉमी को भी ग्रोथ मिलेगी। इसके अलावा बात करें तो आईटी और आईटी इंडस्ट्री को लेकर के भी चर्चा हुई कि आईटी इंडस्ट्री को किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्योंकि आज की
देश तारीख में कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, वहाँ के लिए आईटी सेक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। निश्चित तौर पर इस पर भी चर्चा हुई, इसके अलावा तमाम अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई, क्योंकि उत्तर प्रदेश लगातार इस समय देखा जा रहा है कि जो विदेश हैं उनसे संपर्क में है, विदेशों से वहाँ पर जो बड़े व्यापारी हैं या फिर बड़े उद्योग घराने हैं उनसे लगातार संपर्क में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चाह रहा है जितना ज़्यादा इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में लगेगी उतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ एक बड़ा बाजार उत्तर प्रदेश में है। और ये सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि किसी देश में या किसी प्रदेश में जब बात होती है, एमओयू साइन होता है, तो सबसे बड़ा जो फायदा जो इन्वेस्टर होता है उसको ये मिलता है कि उत्तर प्रदेश के पास बाजार एक बड़ा बाजार है और कहीं ना कहीं इसी के फायदा अब उत्तर प्रदेश लेना चाहता है। आज चाइना अगर भारत को आंखें नहीं दिखा पाता है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण ये है, सीधा तौर पर लड़ाई नहीं कर पाता, कारण ये है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और कोई भी इस इतने बड़े बाजार को खोना नहीं चाहता। अभी हाल ही में देखा गया था पिछले साल 2017 के दौरान में जब डोकलाम विवाद चल रहा था, उस दौरान में भारत ने जो चीनी उत्पाद थे उनका विरोध शुरू हो गया था, उनका बाइकआउट शुरू हो गया था। कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण रहा कि बैकफुट पर चीन को जाना पड़ा, क्योंकि अगर भारत जैसी बड़ी मार्केट चीन खो देता तो कहीं ना कहीं उसकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी वो रुक जाती। तमाम देश अब चाह रहे हैं कि भारत में इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि एक बड़ा बाजार है और बाजार का फायदा लेना चाहते हैं लोग। जी ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा है। आज 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। आज दीनदयाल हस्तकला संकुल में आयोजित कॉन्क्लेव 2 दिवसीय टेक्सटाइल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे पीयूष गोयल। कपड़ा उद्यमियों से टेक्सटाइल पर संवाद करेंगे पीयूष गोयल। कॉन्क्लेव में काशी और तमिलनाडु से आए उद्यमी कपड़ा उद्योग से जुड़े उद्यमियों के साथ ये बैठक भी करेंगे। आज रात दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे पीयूष गोयल। तो वाराणसी दौरे पर पीयूष गोयल कॉन्क्लेव में शामिल होंगे। वहीं मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग का मामला सामने आया। हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार दूसरे दिन हुई सुनवाई। ज्ञानव्यापी को वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर विरोध दर्ज। हिंदू पक्ष ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर दर्ज कराया विरोध। तो वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ही हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में रखी है दलीलें। आज भी मामले में दोपहर करीब 3:30 बजे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो नियमित पूजा पाठ करने को लेकर ये पूरी सुनवाई चल रही थी और इस दौरान वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में दलीलें रखनी है। आज भी इस पर सुनवाई होनी है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता वाराणसी से संतोष ओझा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष, आज क्या कुछ पूरी सुनवाई में कोर्ट में रहने वाली है और कल किस तरह से क्या दलीलें दी गई हिंदू पक्ष की तरफ से? है और लगातार तीसरा दिन आज सुनवाई की कार्रवाई कि मुस्लिम पक्ष द्वारा जो पक्ष रखा जा रहा है और पक्ष को कंटिन्यू करेगी। मामले की यदि बात करें तो मामले में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई थी। कहना था कि ये मामला कोर्ट का नहीं है, ये मामला कोर्ट का चाहिए और इस पूरे मामले को वर्षिप क्योंकि मामला ये बनारस में था, लोअर कोर्ट में था, लेकिन ये हाई कोर्ट में जाकर रोक की आदेश का एक एप्लीकेशन मूव कराया था। लिहाजा ये मामला अब हाई कोर्ट में है और कोर्ट इस बात को पूछ रही है कि क्या ये मामला सुना जा सकता है कि बातें चलें कि तो कितने मुकदमे थे पिछली सुनवाई थे, उस सुनवाई में हाई कोर्ट ने बात माना है कि कोर्ट को सुनने के लिए योग्य है लोअर कोर्ट और सुन सकता है। क्योंकि इस विषय में क्यों नहीं सुन सकता है, मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख रहा है और लिहाजा आज भी एक बार फिर से इस पक्ष ने अपनी बातों को मुस्लिम पक्ष। ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। तो देखिए, मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग को लेकर ये पूरा मामला है और लगातार ये सुनवाई चल रही है और हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार ये दूसरे दिन दलीलें पेश की गई। ज्ञानव्यापी वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर विरोध दर्ज किया है हिंदू पक्ष ने वक्फ बोर्ड की संपत्ति बताने पर विरोध जताया है और वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर ही हिंदू पक्ष ने आज कोर्ट में दलीलें रखते हुए नजर आएंगे। तो करीब 3:30 बजे ये सुनवाई शुरू होगी और माना जा रहा है कि आज हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम वो दलीलें रखी जाएंगी।
और अब खबर मेरठ से है, जहां 2 दिन के मेरठ प्रवास पर पहुंची है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। देर रात सर्किट हाउस पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज सीसीएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। दीक्षांत समारोह के बाद हस्तिनापुर जाएंगी राज्यपाल। तो देर रात सर्किट हाउस पहुंची राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आज सीसीएस विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। तो दीक्षांत समारोह के बाद हस्तिनापुर जाएंगी राज्यपाल। तो 2 दिन के मेरठ प्रवास पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता के शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मेरठ के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। कल रात पहुंची थी, क्या कुछ पूरा कार्यक्रम आज रहने वाला है? जी, आनंदीबेन पटेल का ये एक्सक्लूसिवली बिल्कुल अलग तरीके का दौरा है, क्योंकि जनरली जो राज्यपाल आते हैं वो उसी दिन आते हैं जब दीक्षांत समारोह होता है और दीक्षांत समारोह पूरा करके चले जाते हैं। लेकिन इस बार जब यहाँ पर निकाय चुनाव से पहले राज्यपाल यहाँ पर पहुंची है, तो न केवल कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा भी हो रही है और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है 3 दिन का यहाँ जो दीपोत्सव चला था, उस दीपोत्सव के जरिए कॉलेज का जो शैक्षिक वातावरण है, यूनिवर्सिटी का जो शैक्षिक वातावरण है, उसके बारे में भी बातचीत की गई। अब यहाँ पर जब दीक्षांत समारोह होगा, उन दीक्षांत समारोह में प्राइवेट कॉलेजेस से लेकर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के जितने भी बच्चों ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, उन सबको स्वर्ण पदक दिया जाएगा और उनकी हौसला अफजाई करी जाएगी। और साथ ही साथ फिर यहीं से शैक्षिक वातावरण को पता करने के लिए जो यहाँ पर वीसी है संगीता शुक्ला, उनके साथ गहन मीटिंग होगी कि किस तरीके से कॉलेज का शैक्षिक स्तर उठाया जाए। साथ ही साथ नई शिक्षा नीति को लेकर भी विचार विमर्श होगा। नई शिक्षा नीति पर भी विचार रखे जाएंगे कि किस तरीके से आने वाले सत्र को नियमित कर और जो बच्चे ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेंगे, उनके लिए किस तरीके से नीति बनाई जाए, इस पर भी विचार विमर्श होगा शिक्षाविदों के साथ। और साथ ही साथ आरएसएस के वो लोग भी यहाँ पर जुड़ेंगे जो संस्कार भारती से और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। उसके बाद सीधा हस्तिनापुर का रुख किया जाएगा, जहाँ पर गंगा से लेकर संस्कृति तक के विचार किए जाएंगे। और साथ ही साथ इस पूरी उनके प्रवास के दौरान जो कमिश्नर है, आईजी है, एडीजी है, एसएसपी है, डीएम है, वो सब उनके साथ रहेंगे। और साथ ही साथ कार्यकर्ता भी जो बीजेपी के हैं वो भी उनसे मिलेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से कानून व्यवस्था है। यानी कि है तो दीक्षांत समारोह का मौका, लेकिन दीक्षांत समारोह के साथ साथ ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि सरकार कैसे काम कर रही है, सरकार को और क्या काम करने, सरकार से और क्या अपेक्षा है। इन सब को लेकर दीक्षांत समारोह होने जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो शिक्षा के स्तर को उठा रहे हैं और उन्हीं के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उन्हें स्वर्ण पदक ग्रुप के साथ दिया जाएगा। और ग्रुप के साथ देने के साथ साथ ये भी बताया जाएगा कि किस तरीके से वो आने वाले समय में शिक्षा को रोजगारपरक बनाए। लेकिन ये 2 दिन का जो प्रवास है, वो वाकई अधिकारियों के लिए और साथ ही साथ शिक्षाविदों के लिए एक वरदान साबित होने जा रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया के इस जानकारी को देने के लिए। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। यूपी निकाय चुनाव आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। अगली सुनवाई 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई गई है। यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है। लखनऊ बेंच ने अगली तारीख 20 दिसंबर तक अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। इससे पहले सोमवार को हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लगाई थी। आपको बताते चले कि निकाय चुनाव में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। सोमवार को हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक लगा दी थी।
वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है, सपा की नीयत खराब है, लगा रही है अड़ंगा। निकाय चुनाव में देरी के लिए सपा को बताया दोषी। तो सपा की मानसिकता दलित और पिछड़ा विरोधी है। समय से चुनाव चाहती है सरकार, तो जिसका जो हक है उसे दिलाने की मंशा। कोर्ट के हर आदेश का पालन करेगी सरकार। तो देखिए, जहां एक तरफ हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, जनहित याचिका दायर की गई थी और अब चुनाव की तारीखों पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर रोक लगाई है। चलिए, इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बन गया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डिफेंस क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं मजबूत बना रहा है। आइए नए उत्तर प्रदेश की क्षमता और असीमित अवसरों से सफलता की नई कहानी लिखें। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 10 से 12 फरवरी 2023। नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश में निवेश करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की तैयारी में बीजेपी है और इसी को देखते हुए नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रत्याशियों को ही मौका दिया जाएगा। बीजेपी नगर निगम चुनाव को लेकर करा रही है सर्वे। नगर निगम और नगर पंचायत में ये सर्वे किया जा रहा है। यूपी बीजेपी नगर पालिका में भी ये सर्वे है। तो कई नगर पंचायत अध्यक्ष का टिकट कटने का भी लगभग तय माना जा रहा है। तो स्पेशल टीम बनाकर 18 दिसंबर तक सर्वे रिपोर्ट मांगी गई है। मौजूदा महापौर और पालिका अध्यक्षों का फीडबैक लिया जा रहा है। तो किसने इन 5 सालों में कैसा काम किया है, जनता के बीच उसकी छवि क्या है और इसके साथ ही विकास कितना हुआ है, इसका कहीं ना कहीं सर्वे करते हुए बीजेपी अपना प्रत्याशी तय करेगी और यही रिपोर्ट कार्ड के आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी नगर पालिका के चाहे वो पार्षद हो, अध्यक्ष हो, उन पर कई लोगों के टिकट कटने की आशंका भी जताई जा रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह साफ कह दिया गया है कि जो काम करेगा हम उसी को टिकट देंगे और जनता के बीच जिसकी छवि अच्छी होगी श्रावस्ती में आगामी नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। नगर निकाय चुनावों के मद्देनजर डीएम नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्य ने बूथों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समय से सुनिश्चित कराए जाने के भी आदेश दिए हैं और मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि जिले में 2 नगर निकायों के लिए चुनाव होना है, जिनमें एक नगर पालिका और नगर पंचायत शामिल है। दोनों नगर निकायों के 37 वार्डों के लिए 67 बूथ बनाए गए हैं। और अब खबर रायबरेली से, जहां पुलिस गश्त की खुली है पोल। चौकी के सामने सब्जी की दुकान में चोरी हो गई। चोरों ने सब्जी की दुकान पर अपना हाथ साफ किया। सदर कोतवाली इलाके के सुपरमार्केट की यह घटना है, जहां पर चौकी के सामने मौजूद सब्जी की दुकान पर चोरों ने हाथ साफ किया। तो चोरों में किस तरह से पुलिस का खौफ नहीं है, ये नजर आ रहा है कि चौकी के सामने से ही चोरों ने अपनी चोरी की घटना को अंजाम दिया। बेधड़क होकर इस घटना को अंजाम दिया और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। तो जहां एक तरफ कहा जाता है कि पुलिस गश्त कर रही है और
अपराधियों पर लगाम कस रही है और अपराधियों में पुलिस का खौफ है, तो वहीं रायबरेली में ऐसी तस्वीर ही सामने आई जहां पर चौकी के सामने ही मौजूद सब्जी की दुकान पर चोरों ने अपना हाथ साफ किया है। वहीं आजकल पीड़ित लोगों ने पुलिस व प्रशासन से जल्दी सुनवाई के लिए एक ट्रेंड अपना रखा है, वह है घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगाना। ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ के थाना विजयगढ़ इलाके के गांव ढक्का नगला के सामने का है, जहां पर युवक ने घर के बाहर पलायन का बोर्ड लगाते हुए आरोप लगाया है कि उसके साथ मामूली बात पर मारपीट की गई। युवक ने मारपीट की घटना पुरानी रंजिश से जोड़ते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। अब बात गाजीपुर की करेंगे, जहां जिला जेल के बाहर धरने पर बैठे बंदी रक्षकों ने जेल अधीक्षक पर गलत तरीके से ट्रांसफर कराने पर आरोप लगाया है। बंदी रक्षकों ने जेल अधीक्षक पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया, तो जेल के अंदर जेल मैनुअल का पालन नहीं किया जा रहा है, इसका भी गंभीर आरोप लगाया है। तो जेल अधीक्षक पर गलत तरीके से ट्रांसफर करने का आरोप लगा है। तो बंदी रक्षकों ने तमाम ये आरोप जेल अधीक्षक पर लगाए। वहीं लखनऊ में आग का गोला बनी डीसीएम ट्रक। पेट्रोल पंप पर खड़ी डीसीएम में अचानक आग लग गई। खड़ी डीसीएम में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप पर तैनात कर्मियों ने इस हड़कंप मचा। सूचना पर पहुंची पुलिस आग पर काबू पाया। मोहनलालगंज के खुजौली स्थित पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला है। तो पेट्रोल पंप पर यह डीसीएम खड़ी थी और अचानक आग का गोला बन गई। वहां पर मौजूद पेट्रोल पंप के कर्मी भी इस घटना से उनमें हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद इस आग पर काबू पाया गया। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। तो अचानक ये डीसीएम में आग लग गई। पेट्रोल पंप पर ये डीसीएम खड़ी थी। मोहनलालगंज का ये पूरा मामला है। तो किस तरह देखते ही देखते ये डीसीएम आग का गोला बन गई। तो अचानक डीसीएम में आग लगने से आसपास हड़कंप मच गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस कर्मियों की मदद से इस डीसीएम में आग पर काबू पाया गया। गोंडा जिले में विवादित जमीन पर कब्जा कराने के लिए प्रशासन किसी भी हद तक जा सकता है। कुछ ऐसा ही गोंडा जिले के न्यू इंदिरा नगर गिरद गोंडा में गाटा संख्या 1325 के विवादित होने के बावजूद सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता बिना नक्शा स्वीकृत किए ही कब्जा कराने की कोशिश में लगी हुई है। पीड़ित का आरोप है कि मामले को लेकर कई बार शिकायत करने के बावजूद सिटी मजिस्ट्रेट मूक दर्शक बनी हुई है। साथ ही कब्जेदारों को अनुमति देते हुए विवादित जमीन पर मकान की छत डलवाने की कोशिश भी की है। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर मकान निर्माण पर रोक लगा दी गई है, लेकिन 2 दिन बीतते ही उस पर फिर से काम चालू हो गया है। बताया जा रहा है कि मकान का नक्शा पास करा दिया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये बात है उठता है कि जब जमीन 3 लोगों के नाम है, तो फिर एक ही आदमी पूरी जमीन पर निर्माण कैसे करा सकता है, वह भी तब जब पूरा मामला न्यायालय में विचाराधीन हो और उस पर 145 की कार्रवाई चल रही है। ऐसे में आखिर सिटी मजिस्ट्रेट इतनी जल्दबाजी में मकान बनवाने पर क्यों आमादा है? तो विवादित जमीन पर कब्जा कराने की कोशिश सामने आई है। तो मामले में पीड़ित ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। वहीं जब पूरा मामला न्यायालय में है और इस दौरान मकान निर्माण का ये पूरा काम चल रहा है, तो सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता पर मिलीभगत का आरोप लगा है। पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार भी लगाई है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।